सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तें उनके हवाले से आज केस था। 11 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत अब कल तक मुलतवी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जाने से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो हमें इस पार्टी बनाए, तो वो दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा की एक्सेप्ट कर ली गई है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर कौंसल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके एक रहनुमा है कंवल शोज़फ, उनके वकील हैं और ख़ुद उनकी अपनी भी एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, आप क्या समझते हैं कि बेंच किस तरफ जा रहा है और क्या जो ऑर्डर जो 12 जुलाई का जो आया था सुन्नी इत्तेहाद का जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, जिसमें ये ऑर्डर दिया था, मेजॉरिटी जजमेंट थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके हकदार है, तो अब ये जो रिव्यू पिटीशन जारी है, आपका क्या ख्याल है, किस करवट बदल रहा है? देखिए, कुछ कहना मुश्किल है। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। ये एक तरह से पहला रिव्यू है अपनी नौयत का कि जहाँ जो जजमेंट लिखने वाले जज थे, जो उस बेंच में शामिल थे, उनको शामिल नहीं किया गया। इस वक्त जो बेंच ये मुकदमा सुन रहा है, उसमें अक्सरियत उन जज साहिबान की है जो जुलाई 2024 के फैसले के वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का हमारे निज़ाम पर एक हमला है, उसी को अब हम देख रहे हैं, उसके जो नताइज हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अपने ही एक फ़ैसले को रद्द करना जो 8 जज साहिबान ने दिया हो, एक बहुत मुश्किल अमल हुआ करता है। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को खारिज इम्कान करार नहीं दे रहा। जहाँ तक आइन और कानून का मामला है, जो हमारे नज़ायर हैं आइनी और कानूनी, उनकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ इस जजमेंट को छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम देखेंगे क्या होता है। हम बहरहाल कानून और आइन के मुताबिक बहस करते रहेंगे। उम्मीद का लफ्ज़ मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया हुआ है। मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखता। जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ। हमारी पार्टी करती रहेगी, हक सच की बात करेगी, आइन की बात करेगी, कानून की बात करेगी, जमहूरियत की बात करेगी। ये शमा हम जलाए रखेंगे। अगर मैं ये समझूं कि आपने कहा कि मैंने उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ दिया, तो क्या है वो इस सिलसिले में छोड़ा है कि चूंकि ये 26वीं आईनी तरमीम आई और जिस मकसद के लिए ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया को पता है, इस हवाले से आप कह रहे हो। और दूसरी अहम जो इसमें जो अहम सवाल है, आपकी एक पिटीशन भी पेंडिंग है जो इस कोर्ट ने कहा था कि तो हम इसको बाद में देखेंगे, जो बड़ी अहम पिटीशन है, और वो है कंटेम्प्ट की 12 जुलाई के फैसले के। उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो कंटेम्प्ट की जो पिटीशन है उसको बहुत पहले सुना जाना चाहिए था। वो अक्टूबर 2024 में दायर की गई थी। ये हकीकत है कि जुलाई 2024 के फैसले पर एक दिन भी अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। एक इदारा जो तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है, उसकी पिटीशन को सुना जा रहा है, उसकी तौहीन के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो मेरे लिए ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक ज़माना था कि मार्शल लॉ लगता था या कोई इमरजेंसी लगाई जाती थी गैर आइनी नौयत की, और पीसीओ के ज़रिए नापसंदीदा जज साहिबान को हटाया जाता था मंजर से। अब वही काम 26वीं आईनी तरमीम ने किया है। जिन जज साहिबान को हटाना था इस बेंच से, उनको हटा दिया गया है। एक आइनी बेंच बनाया गया है जिसमें ज़ाहिर है कि जो तैनाती का अमल था उस पर हुकूमत हावी थी और हुकूमत के पुश्त बना हावी थे। तो ये पूरी सूरत हाल है जो हमारे सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहरहाल जद्दोजहद करना है, बहरहाल हमें आइन और कानून की बात करना है, जमहूरियत की बात करना है। उम्मीद कोई ज़रूरी आंसर नहीं है। हमें सच बात करनी है, हमें वो बात कहनी है जो हमें कहनी है। मुझे है हुक्म अज़ां, हमें वो करते रहना है, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहना है। अच्छा सलमान भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज उठाया है बेंच के एक रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जिनकी अपनी जजमेंट है इस हवाले से कि उन्होंने कहा था कि जो 39 मेंबरान उन्होंने डिक्लेयर करा दिया कि पीटीआई की थे, बाकी 41 को चलिए ये तफसीलात हैं। नहीं, मैं ये उन्होंने जो सवाल उठाया ना, उन्होंने कहा कि ये जो इंडिपेंडेंट है, अगर इन्होंने खुद अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई तो फिर तो ये बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपको ये याद होगा, अगर मैं जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि जो 13 जनवरी का जो फैसला था, जो बैट का बल्ले का निशान छीना गया था, वो इस हवाले से छीना गया था कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। तो जो मंदुखेल साहब ने जो आज सवाल उठाया कि वो तो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये अगर अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर ये तो इलेक्शन भी कराना पड़ेगा, रजिस्टर, ये तो बहुत बड़ा लेंथी है। तो आप इस सवाल को कैसे नहीं छोड़ दें? ये ज़्यादा तकनीकी सवाल है, ये आपके सामने ही नहीं समझेंगे। इतनी तकनीकी बात में नहीं हमें जाना चाहिए, अदालत में सुनिएगा इसका। अच्छा, दूसरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो प्रोटेस्ट के हवाले से, उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? अमेरिका में जो कुछ ये होता रहेगा, प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी बनती रहेगी, लायामल है। हम तमाम हालात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आज अब 11 रुकनी बेंच
نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے، اور یہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جو 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا میجورٹی ججمنٹ، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ان سیٹوں کی حقدار تھی، ہے اور رہے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ان پر اب یہ سماعتیں ہیں، اس پر بہت زیادہ دلائل ہو چکے ہیں، اور اب سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، وہ دلائل دے رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر آج عدالت نے ان کو کہا ہے کہ کل وہ ضرور اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، لیکن بظاہر طور پر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی بہت سارے لا پوائنٹس پر بات کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل وہ فیصل صدیقی صاحب اپنے دلائل مکمل کرتے ہیں، اور جب وہ کر بھی لیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرے وکیل ہیں حامد خان، وہ بھی کریں گے، اس طرح بیرسٹر جو ہے عزیر بنڈاری وہ بھی کریں گے، اور اس طرح پھر اور بھی لوگ جو ہے اس پہ آرگومنٹس دیں گے، لیکن بظاہر طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بینچ بڑی جلدی میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، امکان ہے کہ یہ جو اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ بھی ایک قسم کا جو دوسری جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ جو بات ہے کہ 19 تاریخ کو یعنی 2 دن بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں یعنی جسٹس امین الدین خان، اب ان کی جو مدت ہے، اس کا ٹینیور ہے بینگ جو آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے، اس میں ایکسٹینشن اس کی توسیع ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس بینچ کے جو سربراہی کرنی ہے وہ امین الدین خان صاحب جو ہے اب سربراہی کر رہے ہیں، اور 19 تاریخ کو پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی ملتی جلتی ساری چیزیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فیصلہ صادر کرتی ہے، لیکن جو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، 13 رکنی بینچ تھا، 13 میں سے جو ہے اس میں سے 2 جج صاحبان جو عائشہ ایم ملک ہیں اور دوسرے جو جج ہیں، انہوں نے اس تمام جو یہ نظر ثانی کی درخواستیں وہ مسترد کی تھیں۔ اس کے بعد یہ 11 رکنی بینچ بنا، اور 11 رکنی بینچ میں بھی 2 جج صاحبان ایسے ہیں، یعنی جسٹس امین الدین خان جو کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو مین فیصلہ آیا تھا انہوں نے اس میں جو ہے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس کا ڈائسینٹنگ نوٹ آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان وہ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا تھا۔ تو اب اس بینچ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھنا ہوگا یہ فیصلہ کیا آتا ہے، جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں، یہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ریسٹور کرتے ہیں، یا اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ جو مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس بینچ کے سامنے ہیں، اور اب کبھی امکان یہ ہے کہ تقریباً ہفتے میں یا 1.5-2 ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو اور ویلاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے سہیل خان کو دیجیے اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔